बताइए। 6:30 तक कोई क्लास नहीं ना आपका? सर ठीक। हाँ बताइए। सर बर्च रिडक्शन किसके किसके साथ होता है, एक बार आप बता सकते हो क्या प्लीज? बर्च रिडक्शन में एक तो आपका ट्रांस एल्काइन को ट्रांस एल्किन में बनाने में यूज होता है बर्च रिडक्शन। एल्काइन बर्च रिडक्शन में रिएजेंट क्या लेते हैं हम लोग? सोडियम और लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। सोडियम और लिथियम को एक मेटल ले सकते हैं और लिक्विड अमोनिया। इसमें एल्काइन को ट्रांस एल्किन बनाते हैं फर्स्ट, ये आपका यूज है। सेकंड यूज ये क्या है कि आपका अगर कोई बेंजीन है, बेंजीन का लाइक बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, तो बेंजीन का अगर बर्च रिडक्शन करते हैं सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो यहाँ पे क्या होता है 1,4 होता है। इस तरह से आपका प्रोडक्ट 1,4 एडिशन पूरा होता है। बात समझ में आ रहा है? 1,4 एडिशन हमेशा होता है। अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो उसमें उसमें भी 1,4 एडिशन होगा, बट ऑर्थो पोजीशन में होगा। और अगर आपका इलेक्ट्रॉन ग्रुप तो इसो पोजीशन पे आपका 1,4 एडिशन होगा हाइड्रोजन का। अच्छा, 1,4 पे होने का रीजन कुछ रहता है या फिर वो है वैसा ही इसके लिए? इस मैकेनिज्म आपको मैकेनिज्म नहीं पढ़ना, डायरेक्ट आपको मेमोराइज करना है। मैकेनिज्म का है, बट मैकेनिज्म इसमें कोई आपको इसका एडवांटेज नहीं है। ठीक है, काफी लेंथी मैकेनिज्म है, तो कोई एडवांटेज नहीं है। और सर मैकेनिज्म से बेस्ड आपको डायरेक्ट मेमोराइज करना है। हाँ बताइए। सर मेटल हाइड्राइड वाले में एलएच में आपने एक एक्सेप्शन बताया, वो एक बार आप एक्सप्लेन कर सकते हो प्लीज? हाँ, इसमें मैंने बोला था कि अगर आपका कोई कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, ठीक है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है तो उसका रेडियस आता है। यहाँ पे मैंने बताया कि एलएच क्या करता है, मोस्ट मोस्ट वेरी स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग होता है, और ये मोस्ट फंक्शनल ग्रुप को एल्कोहल में रेड्यूस करता है, एल्कोहल या फिर एमाइन में रेड्यूस करता है। बट अगर मान लीजिए सपोज इस तरह से आपका कोई डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड तो वैसे रेड्यूस करता है, बट डबल बॉन्ड एल्डिहाइड के साथ या फिर किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि डबल रेड्यूस जाता है। अदर कंडीशन में अगर कॉन्जुगेटेड नहीं है तो फिर डबल बॉन्ड रेड्यूस नहीं होता। समझ में आ गया? तो जनरल केस में डबल बॉन्ड रेड्यूस नहीं होता है, एलएच रेड्यूस नहीं कर पाता है, बट अगर कॉन्जुगेटेड है तो वो रेड्यूस हो जाता है। दिस इज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। समझा सर, थैंक यू। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोलिसिस पहले हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे, तो रिडक्शन का जो अभी रिमेनिंग पार्ट है वो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। तो मैंने आपको बताया था व्हाट इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस हम पार्ट सर आपका आवाज ब्रेक हाइड्रोलिसिस हो रहा है। क्या होता है? ब्रेकिंग। हाँ, अभी वॉइस आ रही है क्या? वॉइस आ रही है अभी? सो हाइड्रोलिसिस मीन्स it is a chemical reaction of compound with water in which a molecule splits into two parts. बात समझ में आ रहा है आपको? तो हाइड्रोलिसिस में कोई कंपाउंड टू पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, एक पार्ट के साथ H जाएगा और दूसरे पार्ट के साथ OH जाएगा। तो दिस इज हाइड्रोलिसिस, ए केमिकल रिएक्शन ऑफ प्रोसेस इन विच अ मॉलिक्यूल स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट्स बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, one of the part gets OH minus from water molecule and other part gets H plus minus, and such reactions are, इसमें क्या हो रहा है? बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। सो दिस प्रोसेस आर एंडोथर्मिक, मींस दे विल रिक्वायर एनर्जी। इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम हाइड्रेशन रिएक्शन। हाइड्रेशन रिएक्शन और हाइड्रोलिसिस में डिफरेंस होता है बेसिकली।
हाइड्रेशन में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, हाइड्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में एडजॉर्ब हो जाते हैं थ्रू आयन डाइपोल इंटरेक्शन। बट हाइड्रोलिसिस में वाटर के साथ रिएक्शन होता है और मॉलिक्यूल टू पार्ट्स में ब्रेक जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, दैट इज डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रेशन लाइक NaCl का अगर हाइड्रेशन करें तो हाइड्रेशन में क्या होगा, NaCl को वाटर में डिजोल्व किया, तो डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, Na+ और Cl-, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। Na+ को सराउंड करेगा थ्रू आयरन डाइपोल, Cl- को वाटर सराउंड करेगा थ्रू आयरन डाइपोल। दिस इज हाइड्रेशन, इसको हाइड्रेशन बोलते हैं। बट हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, लिसिस का मतलब हाइड्रोलिसिस में ब्रेकिंग हो जाता है, मॉलिक्यूल दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है, रिएक्शन विथ वाटर, कंपाउंड विथ ब्रेक। यहाँ पे क्या होता है, लिसिस में जो हाइड्रोलिसिस है उसमें कंपाउंड आपका ब्रेक हो जाता है, हाइड्रेशन में कोई कंपाउंड आपका ब्रेक नहीं होता, जस्ट सराउंड कर लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो हाइड्रेशन कैसा होता है, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है एक तरफ से, और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक होता है। बट हाइड्रोलिसिस से कंपाउंड या कोई एक बॉन्ड ब्रेक होता है, लाइक ए और बी का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है बाई वाटर, रिएक्शन विद वाटर, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, इसलिए एंडोथर्मिक होता है। हाइड्रोलिसिस आपका एंडोथर्मिक होता है। नाउ अगर हम देखें हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, सपोज अगर हम किसी एस्टर का हाइड्रोलिसिस करें तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम एस्टर का हाइड्रोलिसिस करें तो जो एस्टर लिंकेज होता है, एस्टर लिंकेज क्या होता है, COO को एस्टर लिंकेज बोलते हैं। तो जो एस्टर लिंकेज है ये आपका ब्रेक होगा 20 से, ठीक है, ये आपका 20 से ब्रेक होगा। एक पार्ट के साथ जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पार्ट है उसके साथ H जाएगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पार्ट है कार्बन, उसके साथ OH जाएगा, ऐसा होता है। बात समझ में आ रहा है? और इसमें hydrolysis of an ester involves breaking of an ester linkage. It can take place in either acidic medium, mild acid medium like dilute sulfuric acid, dilute HCl, और strongly basic medium में भी हो सकता है, like aqueous NaOH, KOH और heat। तो हाइड्रोलिसिस आपका एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों में हो सकता है। बात समझ में आ रहा है आपको? हाइड्रोलिसिस आपका एसिडिक मीडियम में एंड बेसिक मीडियम दोनों में हो सकता है आपका। और हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, ये आपका कंपाउंड टू लाइक अगर हम बात करें तो ये आपने एस्टर लिया और इसका वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड डालना पड़ेगा, ठीक है, फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड डाला तो एसिड क्या करेगा, एक तरफ ओनली वाटर अगर करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा, वाटर के साथ ड्रॉप ऑफ एसिड डालना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, ये जो एस्टर है वो टू पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। देखिए ये एस्टर आपका टू पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पार्ट है, एस्टर लिंकेज ब्रेक हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ H आएगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ OH आएगा, तो आपको क्या मिलेगा, RCOH, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल। बात समझ में आ रहा है? तो एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल। So what is hydrolysis? Reaction of a compound with water in which the compound breaks into two parts. One part gets H, another part gets OH. बात समझे आपको? Is it clear? For example, suppose हमारे पास है इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट का अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, हाइड्रोलिसिस मीन्स H2O H+, और आपको ऐसा दे सकता है H3O+, दिस कॉल हाइड्रोलिसिस। इसका मतलब हम लोग हाइड्रोलिसिस करें, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, इथाइल एसीटेट का अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, तो इथाइल एसीटेट कैसा होगा, C2H5OCOCH, ये इथाइल एसीटेट है। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा बताइए, यहाँ पे जो एस्टर लिंकेज है, एस्टर लिंकेज का क्या है, ये एस्टर लिंकेज ब्रेक होगा, एस्टर लिंकेज ब्रेक होगा वाटर और एसिडिक मीडियम के साथ, वाटर में जब एसिडिक मीडियम डालेंगे एस्टर लिंकेज ब्रेक हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ OH। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा बताइए, आफ्टर हाइड्रोलिसिस विल गेट एसिटिक एसिड प्लस
इथेनॉल, एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल। क्या ये बात समझ में आ गया आपको? क्लियर है? विल गेट एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल। हेलो स्टूडेंट, समझ में आ रहा है बात? सर OH और H को हम लोग ने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया वो बताओ ना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का देखो, हाइड्रोलिसिस में कंपाउंड 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसमें से जनरली एस्टर लिंकेज ब्रेक होता है, जैसे यहाँ पे C और O के बीच का जो पोलर बॉन्ड है ब्रेक होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन इसके साथ H जाता है, ऐसा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ H जाता है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो कार्बन उसके साथ OH जाता है। आगे समझिए। जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लो अभी, फिनाइल एसीटेट है, फिनाइल बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? व्हाट विल प्रोडक्ट? फिनाइल बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट क्या होता है? दिस इज फिनाइल बेंजोएट, राइट। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एस्टर लिंकेज ब्रेक करना है आपको, एस्टर लिंकेज बीच से ब्रेक करना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ OH। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? क्या प्रोडक्ट मिलेगा बताइए मुझे? फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। क्लियर है? सिमिलरली अगर हम हाइड्रोलिसिस ऑफ एनहाइड्राइड करें, हाइड्रोलिसिस ऑफ एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड आपको पता है COO डैश। एनहाइड्राइड का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा? इसमें एक जो COO बॉन्ड है, अब यहाँ पे 2 COO बॉन्ड है, कोई एक COO बॉन्ड आप ब्रेक कर लीजिए, प्रोडक्ट आपको सेम मिलेगा। मान लो यहाँ से हमने ब्रेक कर दिया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ OH। तो यहाँ पे क्या मिलेगा बताइए? एनहाइड्राइड का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, विल गेट 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और आपको पता भी होगा कि एनहाइड्राइड्स कैसे बनते हैं? एनहाइड्राइड्स आर डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के कंबाइन होने से ही एनहाइड्राइड्स बनते हैं। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? रिवर्स रिएक्शन क्या होगा? प्रिपरेशन ऑफ एनहाइड्राइड होगा। अगर 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर निकल जाए तो एनहाइड्राइड मिलता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, मान लिया हमने लिया है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का अगर हाइड्रोलिसिस करें तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? व्हाट प्रोडक्ट यू विल गेट? व्हाट इज एसिटिक एनहाइड्राइड? दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका हाइड्रोलिसिस करना है तो यहाँ पे 2 एस्टर लिंकेज है, तो ये एस्टर टाइप का लिंकेज है और एक ये एस्टर टाइप का लिंकेज है, राइट। इनमें से कोई एक को आप ब्रेक कर सकते हैं, यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट। मान लीजिए इसको ब्रेक कर लिया हमने, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ OH। तो क्या मिल जाएगा आपको? CH3COH प्लस CH3COH, विल गेट 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। और अगर आपका इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड है, इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड है और इसका हाइड्रोलिसिस करें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड, what product you will get after hydrolysis? इथेनोइक एसिड प्लस मिथेनोइक एसिड। ये होगा आपका इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। इसमें इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड, और इसको जब ब्रेक करेंगे, यहाँ से ब्रेक कर दें, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ OH, तो क्या बन जाएगा आपका? CH3COH प्लस C2H5COH। ये बन जाएगा। बात समझ में आ गया? क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड हैलाइड। अगर हमने कोई एसिड हैलाइड लिया है और उसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? रिएक्शन विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। तो अगर हमने एसिड हैलाइड लिया और उसका वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या होगा? यहाँ पे COCl बॉन्ड ब्रेक होगा। देखो यहाँ पे COCl बॉन्ड दिख रहा है आपको? COCl बॉन्ड, COCl बॉन्ड, जो COX बॉन्ड है वो आपका ब्रेक होगा, COX बॉन्ड ब्रेक होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है यहाँ पे? Cl। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ OH। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा?
RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड 1 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड 1 मोल HCl मिलेगा। तो ये बात समझ में आ रहा है आपको? वन अगर एसिड हैलाइड का हम लोग हाइड्रोलिसिस करें, यू विल गेट 1 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड 1 मोल HCl। सर वो आप लास्ट एग्जांपल जो आपने एक्सप्लेन किया वो वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए लास्ट एग्जांपल में क्या है, इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड का ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कैसे लिखा, ये मैंने 11th क्लास में बताया था आईपीएससी में। इथेनोइक मिथेनोइक, एक साइड इथेनोइक होगा 2 कार्बन और एक साइड 1 कार्बन होगा। इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। तो इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड का अगर यहाँ पे देखें, इधर यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर गलत बना दिया। ये ऐसा होगा आपका इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड, ऐसा होगा इथेनोइक और ये मिथेनोइक एनहाइड्राइड, सॉरी यहाँ पे SCOH हो जाएगा। इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड ऐसा होगा, यहाँ पे एक H होगा। ठीक है, एक साइड में 1 कार्बन होगा और एक साइड में 2 कार्बन। 2 कार्बन वाले को इथेनोइक बोल देंगे, 1 कार्बन वाले को मिथेनोइक बोल देंगे। तो अगर जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो COO बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो एक इथेनोइक एसिड मिलेगा और एक मिथेनोइक एसिड मिलेगा, 1 1 मोल दोनों के लिए। बात समझ में आ गया आपको? सर हम लोग राइट वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो भी ये मिलेगा ना? तो भी सेम मिलेगा, देख लो आप इसको चेक कर लो, सेम ही मिलेगा। तो सपोज मान लिया हमने कोई एसिड हैलाइड लिया, एसिड हैलाइड लेते हैं, इथेनॉइल क्लोराइड लेते हैं, और इथेनॉइल क्लोराइड का अगर हाइड्रोलिसिस करें तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगी? मान लो एग्जाम्पल है आपका प्रोपेनोइल क्लोराइड। प्रोपेनोइल क्लोराइड प्रोपेनोइल क्लोराइड का अगर हाइड्रोलिसिस करें तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? प्रोपेनोइल क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तो व्हाट इज प्रोपेनोइल क्लोराइड? दिस इज प्रोपेनोइल क्लोराइड। इसमें क्या करेंगे, जो COCl बॉन्ड है उसको ब्रेक करना है, इधर से आप ऐसा ब्रेक कर देंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ OH। बताइए क्या प्रोडक्ट मिलेगा? जब प्रोपेनोइल क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3CH2COH, प्रोपेनोइक एसिड प्लस HCl, प्रोपेनोइक एसिड प्लस HCl। बात समझ में आ गया? एसिड हैलाइड हो गया। नेक्स्ट इज एसिड एमाइड। नेक्स्ट इज एमाइड। अगर एमाइड का हाइड्रोलिसिस करें तो क्या मिलेगा? तो एमाइड में जो CONH2 बॉन्ड है, CONH2 बॉन्ड है वो ब्रेक होता है आपका हाइड्रोलिसिस करने के बाद। यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से ब्रेक कर देंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ OH, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ H। तो बताइए अगर एमाइड का हाइड्रोलिसिस करें तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? 1 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ अमोनिया। बात समझ में आ रहा है? तो एमाइड्स का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं CON बॉन्ड ब्रेक होता है, 1 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक 1 मोल ऑफ अमोनिया आपको प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे यहाँ पे अगर एग्जांपल ले लें हम लोग, सपोज आपसे बोल रहा है कि क्वेश्चन ये है कि एसीटामाइड एसीटामाइड का हाइड्रोलिसिस करें तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? बताइए। एसीटामाइड का अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एसीटामाइड का हाइड्रोलिसिस करें तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? व्हाट इज एसीटामाइड? CH3CONH2। इसका हाइड्रोलिसिस करना है। यहाँ से क्या होगा, CONH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, लेस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ। So what product you will get? Acetic acid plus ammonia. You will get acetic acid plus ammonia. और अगर बेंज एमाइड होता तो, अगर बेंज एमाइड होता तो क्या प्रोडक्ट मिलता? बेंज एमाइड, जिसको हम बेंजामाइड बोलते हैं, बेंज एमाइड होता तो प्रोडक्ट क्या मिलता? बेंजोइक एसिड प्लस अमोनिया, राइट। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड और नाइट्राइल। साइनाइड को हम लोग नाइट्राइल भी बोलते हैं। अगर नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करें, ये थोड़ा सा आपका डिफरेंट है। नाइट्राइल का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, नाइट्राइल क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N को नाइट्राइल बोलते हैं। तो नाइट्राइल का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ H आएगा, तो यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वाटर से रिएक्ट करता है। 1 मोल ऑफ नाइट्राइल रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि N को अमोनिया बनने के लिए 3, आप ऐसा समझ सकते हैं कि 3 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब 1 मोल ऑफ नाइट्राइल रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ वाटर टू गिव 1 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 मोल ऑफ अमोनिया। तो ये बात समझ आ रहा है। तो ये बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि नाइट्राइल या साइनाइड का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मेन प्रोडक्ट मिलता है। ये तो साइड प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट क्या है, जो जिसके साथ एल्काइल ग्रुप अटैच है वो हमारा मेन प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट जिधर एल्काइल ग्रुप अटैच है वो आपका, तो मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया मिलेगा। तो ये बात समझ में आ रहा है आपको, मेन प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया होता है। और यहाँ पे 1 मोल ऑफ नाइट्राइल 3 मोल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करता है। लाइक अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इथेन नाइट्राइल या फिर PHC ट्रिपल बॉन्ड N और इसका हाइड्रोलिसिस का है, तो यहाँ पे बताइए X मोल्स ऑफ अमोनिया, राइट, 1 मोल ऑफ PHC ट्रिपल बॉन्ड है, X मोल्स ऑफ वाटर in presence of H plus gives product. So what is product? What is product? प्रोडक्ट क्या होगा, तो CN का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, COOH बन जाता है, COOH बन जाता है। प्लस साइड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इधर से साइड प्रोडक्ट्स अमोनिया मिल जाता है, ठीक है। 3 मोल्स ऑफ वाटर से रिएक्ट करता है, तो इस साइड से NH3 अमोनिया मिल जाता है, प्लस CHCOH बन जाता है। CN का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो COH बन जाता है। और X की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 1 मोल ऑफ कंपाउंड रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्राइल रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ वाटर टू गिव बेंजोइक एसिड प्लस अमोनिया। ठीक, जैसा अभी मैंने बताया RC ट्रिपल बॉन्ड N है, 3 मोल्स ऑफ वाटर से रिएक्ट करेगा बेंजोइक एसिड प्लस अमोनिया। अगर बेंजोनाइट्राइल है तो बेंजोनाइट्राइल बोलते हैं, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा हाइड्रोलिसिस के बाद बेंजोइक एसिड प्लस अमोनिया मिलेगा। अगर इथेन नाइट्राइल है तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, दिस इज इथेन नाइट्राइल, टोटल 2 कार्बन है, C ट्रिपल बॉन्ड N को नाइट्राइल बोलते हैं, तो इथेन नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इथेनोइक एसिड प्लस अमोनिया मिलेगा। अब इसका एक मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बार, मैकेनिज्म कैसा हो। मैकेनिज्म देखिए, वैसे तो मैकेनिज्म आपको कंप्लीटली मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ। तो द मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइट हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स। एसिड कैटालाइट का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि जो हाइड्रोलिसिस होता है उसमें कैटलिस्ट यूज करते हैं, आइदर एसिड और बेस। लाइक अगर आपने कोई नाइट्राइल है उसका ओनली वाटर से रिएक्शन किया है तो क्या आपका कोई रिएक्शन होगा, नो रिएक्शन। इसमें हमें H प्लस ऐड करना पड़ेगा, फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड और बेस ऐड करना पड़ेगा, और वो एसिड और बेस जो हम लोग फ्यू ड्रॉप ऐड कर रहे हैं वो कैटलिस्ट की तरह मिलेगा, तो रिएक्शन को इनिशिएट करता है। तो बिना H प्लस डाले रिएक्शन नहीं होगा। आप ऐसा समझ लें कि केवल आपने नाइट्राइल ले लिया और सिर्फ वाटर ऐड कर दिया तो रिएक्शन नहीं होगा, इसके साथ फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड या बेस ऐड करना पड़ेगा, राइट। दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा एसिड कैटालाइट। एसिड कैटालाइट में एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो CN है, CN H प्लस मिलेगा आपको क्योंकि आपने एसिड डाला, तो H प्लस के साथ क्या होगा, इस तरह से प्रोटोनेट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रहा है। CN का जो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच है प्रोटोनेट होगा। इसके बाद जब ये प्रोटोनेट होगा तो कार्बन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, यहाँ पे डेल प्लस क्रिएट होगा और वाटर यहाँ पे अटैक कर देगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस में वाटर से रिएक्शन करेगा, वाटर अटैक करेगा तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। वाटर अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड NOH2 प्लस, ये बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है, वाटर में अपने लोन पर इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट कर देगा। देन वाटर से H प्लस निकल जाएगा, H प्लस निकलेगा तो OH बन जाएगा। देन अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से H क्या होगा, ट्रांसफर हो गया, एक और H आएगा क्योंकि हमारे पास हमने सॉल्यूशन में H प्लस ऐड किया है, तो वो सॉल्यूशन में H प्लस ढेर सारा होगा। अगर हमने 1 ड्रॉप भी H प्लस ऐड किया है, 1 ड्रॉप ऑफ एसिड डाला है, तो उस 1 ड्रॉप में मिलियंस ऑफ H प्लस मिलेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में अगेन H प्लस से ये प्रोटोनेट होगा, नाइट्रोजन प्रोटोनेट हो गया, देन इसके बाद ये इधर शिफ्ट होगा और यहाँ से क्या होगा, OH प्लस बन गया। देन अगेन वाटर ने क्या किया, वाटर ने इस H प्लस को एक्सट्रैक्ट किया और यहाँ से एमाइड बन गया।
पहले तो एमाइड बन गया। अगर पार्शियल किया है, अभी तक हमने कितने मोल्स वाटर की यूज किया है, अगर 2 मोल्स वाटर की यूज किया है तो एमाइड बन गया। ये बात समझ में आ रहा है? तो नाइट्राइल का 2 मोल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद पहले एमाइड बना, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करने से एमाइड बना। एक और मोल अगर वाटर का रिएक्शन करेंगे, अगर एक्सेस में है तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। देन जो एमाइड है, एमाइड फिर से वापस से क्या करेगा, वाटर H प्लस में, वाटर H प्लस के साथ H3O प्लस रहता है, इसका H प्लस प्रोटोनेट हो जाएगा, इस तरह से प्रोटोनेट हो गया। देन वाटर के जो लोन पेयर है इसने अटैक किया यहाँ पे, वाटर यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। देन वापस से क्या हुआ, H प्लस यहाँ से जो NH2 है, NH2 का जो लोन पेयर है वापस से यहाँ से प्रोटोनेट हुआ, और ये ऑक्सीजन का कमबैक किया तो यहाँ से NH3 बाहर निकल गया, NH3 बाहर निकल गया, और बाद में क्या बन जाएगा, COH बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ओवरऑल आपको मैकेनिज्म, इतना लंबा मैकेनिज्म आपको नहीं बनाना है क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता। आपको डायरेक्ट नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो COH बनेगा, और टोटल 3 मोल्स यूज होंगे। पहले अगर आपने पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया है, अगर आपने 2 मोल्स ऑफ वाटर लिया है तो एमाइड बनेगा, और एक और मोल अगर आपने वाटर का दे दिया तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो CN का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पहले तो एमाइड बनता है, फिर वापस से 1 मोर मोल एमाइड वाटर से रिएक्ट करके कार्बोक्सिल बन जाता है। देयर इज नो नीड टू मेमोराइज द मैकेनिज्म, यू हैव टू मेमोराइज द फाइनल प्रोडक्ट। बात समझ में आ रहा है आपको? इसी तरह से मैंने जो फर्स्ट बोला था आपको, लाइक अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको क्या मिलता है, एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल मिलता है। लाइक हमने एक एस्टर लिया है, एस्टर में जो एस्टर लिंकेज ब्रेक हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ OH, कार्बोक्सिल प्लस एल्कोहल मिलेगा। अगर इसका मैकेनिज्म देखें कि कैसे होता है, ठीक है, इसका भी एक मैकेनिज्म देख लेते हैं हम लोग, आपको आइडिया आ जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, हमने सॉल्यूशन में क्या लिया है, फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड लिया है, तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है पहले स्टेप में प्रोटोनेट होगा, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर प्रोटोनेट होगा तो क्या करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, तो क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। अब क्योंकि ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो चुका है, पहले इतना ज्यादा डेल प्लस नहीं था, जब ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो गया तो इसका डेल प्लस बढ़ गया, अब वाटर अटैक करेगा यहाँ, क्योंकि वाटर इलेक्ट्रॉन रिच है। वाटर जब यहाँ पे अटैक करेगा पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह से वाटर बन जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? तो पहले ऑक्सीजन प्रोटोनेट हुआ, देन वाटर अटैक किया कार्बन, इस तरह से हो जाएगा सिचुएशन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, मतलब ये जो प्रोटॉन है यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होगा, इस तरह से प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन के ड्यूरिंग होता है। तो इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? ये लोग, हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर देख रहे हैं कि कैसे हुआ था, एस्टर का हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म देख रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होने के बाद अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मैंने बताया था ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ से इथेनॉल अलग हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, C प्लस और 2 OH बन गया। अब यहाँ पे C प्लस है, ऑक्सीजन के पास लोन पर बैक बॉन्डिंग होगी, इस तरह से बाद में H प्लस निकल जाएगा और एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस किया तो कार्बोक्सिल प्लस अल्कोहल मिल गया। इज इट क्लियर? एडवांस मैकेनिज्म याद रखना है, एडवांस मैकेनिज्म याद रखना है, नॉट ऑल, सभी मैकेनिज्म नहीं, जो इम्पोर्टेंट को मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ओके, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड से क्या मिल गया आपको,
कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनाइड। साइनाइड और आइसोसाइनाइड में क्या डिफरेंस होता है? साइनाइड में अल्काइल के साथ कार्बन अटैच होता है, यहाँ पे आइसोसाइनाइड में अल्काइल के साथ नाइट्रोजन अटैच होता है। एन ट्रिपल बॉन्ड सी, सीधा कनेक्टिविटी, यहाँ पे अल्काइल के साथ कार्बन अटैच है, यहाँ पे अल्काइल के साथ नाइट्रोजन अटैच है। समझ में आ रहा है? तो सीएम को नाइट्राइल बोलते हैं या साइनाइड बोलते हैं, और एन ट्रिपल बॉन्ड सी को आइसोसाइनाइड बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? आइसोसाइनाइड, सीधा कनेक्टिविटी। ओके, तो आइसोसाइनाइड का अगर हाइड्रोलिसिस करें तो यहाँ पे भी हमें 3 मोल्स ऑफ वाटर की जरूरत पड़ेगी। 1 मोल ऑफ आइसोसाइनाइड रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ H आएगा नाइट्रोजन के साथ, तो ये आपका RNH2 बन जाएगा, RNH2 बन जाएगा, प्लस इधर से आपका COH बन जाएगा, ये साइड से आपका COH बन जाएगा, तो HCOH बन जाएगा, प्लस RNH2 बन जाएगा। तो ये बात समझ में आ रहा है आपको? देखो इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो सपोज ऐसा है, C2H5 N ट्रिपल बॉन्ड C, C2H5 N ट्रिपल बॉन्ड C, और इसका हमें हाइड्रोलिसिस करना है। CH3 CH2 N ट्रिपल बॉन्ड C, इधर प्लस होगा इधर माइनस, इसका हाइड्रोलिसिस करना है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बताना है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो नाइट्रा आइसोसाइनाइड का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, एक तो एमाइन बनता है, इस साइड से एमाइन बन जाएगा, और ये वाला पार्ट कार्बोक्सिल पे जाएगा, राइट साइड वाला पार्ट कार्बोक्सिल पे जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा SCOH प्लस CH3 CH2 NH2 बन जाएगा, एक एमाइन बन जाएगा, इथेन अमाइन, इथेन एमाइन प्लस फॉर्मिक एसिड, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। बात सुन रहा है? इथेन एमाइन प्लस फॉर्मिक एसिड। इज इट क्लियर? अगर आइसोसाइनाइड्स का अगर आप हाइड्रोलिसिस करें तो इथेन एमाइन प्लस फॉर्मिक एसिड मिलेगा आपको प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ आइमाइन। लाइक एमाइन क्या होता है? RNH2 को एमाइन बोलते हैं, CNH2 को एमाइन बोलते हैं, और C डबल बॉन्ड NH को आइमाइन बोलते हैं, आइमाइन। दिस इज एमाइन, दिस इज आइमाइन। समझ में आ रहा है? अगर डबल बॉन्ड है तो आइमाइन। तो अगर आइमाइन का हाइड्रोलिसिस करें तो यहाँ पे क्या होगा, तो C डबल बॉन्ड NH बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड NH ये ब्रेक हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ H जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ OH जाएगा। ओके, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव OH, ये बन जाएगा RCHO, RCH डबल बॉन्ड OH होगा पहले, RCH डबल बॉन्ड OH होगा, बाद में टॉटमराइज हो जाएगा, टॉटमराइज होने के बाद RCHO होगा, एल्डिहाइड प्लस अमोनिया मिलेगा आपको। अगर आइमाइन का हाइड्रोलिसिस करेंगे यू गेट एल्डिहाइड, पहले ये CH डबल बॉन्ड OH होगा, बाद में टॉटमराइज होकर एल्डिहाइड बन जाएगा प्लस अमोनिया। बात समझ में आ रहा है आपको? हाइड्रोलिसिस ऑफ आइमाइन, इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। अगर हमने कोई ईथर लिया ROR का हाइड्रोलिसिस करना है, लाइक टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, यहाँ पे भी क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा। कोई भी आप ले सकते हैं, लेफ्ट साइड वाला भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ले सकते हैं, राइट साइड वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ले सकते हैं। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, जो पोलर बॉन्ड होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ OH, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? 2 मोल्स ऑफ एल्कोहल मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ईथर का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 मोल्स ऑफ एल्कोहल मिलेगा। दिस रिएक्शन will get 2 moles of alcohol। यहाँ पे एग्जाम्पल अगर आपको लेना, एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक यहाँ पे हमने क्या लिया है, आइसोप्रोपाइल इथाइल ईथर, और इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? यहाँ पे जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इसको ब्रेक कर लीजिए, आप लेफ्ट साइड वाला भी ब्रेक कर सकते हैं, राइट वाला साइड वाला भी ब्रेक कर सकते हैं, विल गेट द सेम प्रोडक्ट। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ OH, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ H, व्हाट यू विल गेट? एक तो आइसोप्रोपेनॉल मिल जाएगा प्लस इथेनॉल मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? आइसोप्रोपेनॉल प्लस इथेनॉल, you'll get isopropanol plus ethanol।
देखिए इसका मैकेनिज्म देखना है आपको कि हाउ यू गेट आइसोप्रोपेनॉल प्लस इथेनॉल। सबसे पहले क्या कि हमने क्या किया है, एच प्लस लिया है। ठीक है, हमने क्या लिया है, एच प्लस प्लस वाटर लिया है, यही था ना। तो एच प्लस कहाँ से आया होगा, सपोज वो एच आई से आया, तो एच प्लस सबसे पहले तो प्रोटोनेट हो जाएगा। एच प्लस की हेल्प से क्या हो गया, प्रोटोनेट हो गया। सोल्यूशन में एच प्लस है, ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो गया। प्रोटोनेट हो गया इस तरह से। प्रोटोनेट होने के बाद क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड इस साइड से ब्रेक होगा, कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बनेगा। अब इसके बाद क्या होगा, जो एच प्लस का काउंटर पार्ट है आई माइनस, यहाँ पे अटैच कर दिया, प्लस ये एल्कोहल बन गया। अब क्या होगा, वापस से यहाँ पे क्या होगा, वाटर अटैक करेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर यहाँ से वाटर अटैक करेगा, क्योंकि सोल्यूशन में वाटर है। वाटर अटैक कर देगा तो ओ एच टू प्लस बन जाएगा, बाद में यहाँ से एच प्लस निकल जाएगा, माइनस एच प्लस, तो ये बन जाएगा। तो ये बात समझ में आ गया, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म समझ में आ गया आप सभी को। सपोज मान लिया हमने ऐसा किया है, CH3 CH2O CH, इसका हाइड्रोलिसिस करें, व्हाट प्रोडक्ट यू विल गेट, व्हाट प्रोडक्ट यू विल गेट। किसी एक साइड से आप ब्रेक कर लीजिए, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करना आपको, और इलेक्ट्रॉन के साथ एच, लेस इलेक्ट्रॉन के साथ OH, क्या बनेगा आपको, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इथेनॉल प्लस इथेनॉल। क्लियर। So this is hydrolysis of ether. So after hydrolysis of ether, you will get 2 moles of alcohol, right? Next is hydrolysis of vinyl ether. विनाइल क्या होता है, मैंने आपको बताया था, CH टू डबल बॉन्ड CH को विनाइल ग्रुप बोलते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH को विनाइल ग्रुप बोलते हैं। तो अगर विनाइल ईथर है, उसका हाइड्रोलिसिस करें तो एक आपको मिलेगा, इस साइड से डबल बॉन्ड OH मिल जाएगा, प्लस ROH मिल जाएगा। और ये जो CH2 डबल बॉन्ड CHOH है, वो टॉटमराइज होके CH3CHO बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है। विनाइल ईथर, विनाइल क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH को विनाइल बोलते हैं। वो आ रहा है, हाइड्रोलिसिस किया, O के साथ H, कार्बन के साथ OH, इस तरह से हुआ होगा, बाद में टॉटमराइज होकर CH3CHO बन गया, प्लस ROH, 1 मोल ऑफ एल्कोहल 1 मोल ऑफ एल्डिहाइड मिल गया। क्लियर। हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइन्थ पार्ट विनाइल ईथर। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, सपोज एक विनाइल ईथर लेते हैं हम लोग, CH2 डबल बॉन्ड CHO, इधर हमने ले लिया CTH5। तो इस ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है, इसको क्या बोलते हैं कॉमन नेमिंग में, दिस इज कॉल्ड विनाइल ग्रुप। दिस ग्रुप इज कॉल्ड विनाइल ग्रुप। तो क्या इसको हम लोग विनाइल ईथर नहीं बोल सकते हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज विनाइल ईथर, राइट। और इस विनाइल ईथर का क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है, इसका हाइड्रोलिसिस करना है। तो वैसे हाइड्रोलिसिस करेंगे आप, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करना है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करना है, कोई एक साइड से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड आप ब्रेक कर दो, जिधर से आपको अच्छा लगे, तो यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट। यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन के साथ एच, लेस इलेक्ट्रॉन के साथ OH, व्हाट यू विल गेट, CH2 डबल बॉन्ड CHOH प्लस C2H5 OH बन जाएगा। और बाद में क्या होगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम हमने यूज ही किया, हाइड्रोलिसिस में हमेशा एसिडिक मीडियम लेते हैं, एसिडिक या बेसिक मीडियम। और एसिडिक या बेसिक मीडियम में क्या होता है, इनॉल जो होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है बताइए, एसिडिक या बेसिक मीडियम में इनॉल कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो फाइनली व्हाट यू विल गेट, CH3CHO प्लस एल्कोहल, ये आपका हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट होगा। समझ में आ गया बात। तो पहले ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद टॉटमराइजेशन हो गया।
ओके, नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ फिनाइल ईथर। अगर फिनाइल ईथर है तो फिनाइल ईथर का मतलब एक साइड फिनाइल ग्रुप है, एक साइड एल्काइल ग्रुप है, तो इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन के साथ H लेस इलेक्ट्रॉन के साथ OH बन जाएगा, तो यहाँ पे फिनॉल प्लस अल्कोहल मिल जाएगा, फिनॉल प्लस अल्कोहल मिलेगा। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ हेमी एसिटल एंड एसिटल। तो हेमी एसिटल एंड एसिटल क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। व्हाट आर हेमी एसिटल एंड एसिटल। अगर किसी कार्बन से एक OH ग्रुप है और एक OR ग्रुप है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेमी एसिटल। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लिया एग्जाम्पल के लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हेमी एसिटल वाले में हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कार्बन के साथ हमने OH लगा दिया और इस साइड हमने OCH3 लगा दिया, तो इसको हेमी एसिटल ग्रुप बोलेंगे। इस पूरे को हम लोग हेमी एसिटल ग्रुप बोलते हैं, हेमी एसिटल। और अगर किसी कार्बन से 2 OR ग्रुप है तो इसको एसिटल ग्रुप बोलते हैं। तो हेमी एसिटल और एसिटल में डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर किसी एक कार्बन से एक OH और एक OR ग्रुप है तो इसको हेमी एसिटल बोलेंगे, अगर 2 OR ग्रुप है तो इसको हम लोग एसिटल। व्हाट इज R हियर? R इज एल्काइल ग्रुप। नेक्स्ट सपोज अगर यहाँ पे ऐसा है OCH3 एक कार्बन से 2 OCH3, तो इसको क्या बोलेंगे? ये कौन सा ग्रुप है? ये 2 OCH3, तो इसको एसिटल बोलेंगे। क्लियर है? तो हेमी एसिटल और एसिटल समझ में आ गया आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रांस हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं देख रहे हैं, अभी सिर्फ हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ है ट्रांस है, उससे हमें मतलब नहीं, वी आर ओनली डिस्कसिंग। अगर एक OH और एक OR है तो उसको हेमी एसिटल बोलेंगे, दोनों OR है, एक ही कार्बन से 2 OR ग्रुप अटैच है तो उसको एसिटल बोलेंगे। अब इसमें होता क्या, एक्सपेरिमेंटली इट इज सीन दैट हेमी एसिटल्स आर अनस्टेबल। एसिटल अगर एक कार्बन से 2 OR ग्रुप अटैच है तो एसिटल तो स्टेबल होता है, बट हेमी एसिटल अनस्टेबल होता है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हेमी एसिटल्स आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, whereas एसिटल्स आर स्टेबल। तो अगर ये अनस्टेबल है तो क्या होगा, तो ये क्या करता है, वाटर यहाँ से रिमूव करे, यहाँ से वाटर क्या करे, एलिमिनेट करता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? हेमी एसिटल और एसिटल में हेमी एसिटल अनस्टेबल होता है तो वो फर्दर रिएक्शन कर जाता है, एसिटल स्टेबल होता है तो ये फाइनल प्रोडक्ट आपका हो सकता है एसिटल। किसी भी रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट एसिटल हो सकता है। अब हम लोग हेमी एसिटल और एसिटल का हाइड्रोलिसिस करके देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट मिलेगा। क्या बता सकते हैं, अगर हेमी एसिटल का हाइड्रोलिसिस करें तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको? हेमी एसिटल का अगर हाइड्रोलिसिस करें तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? बताइए, अगर हेमी एसिटल का हाइड्रोलिसिस करें तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको? ठीक, सबसे पहले तो एसिटल का देखते हैं। जैसे मान लिया हमने यहाँ पे एसिटल लिया है और एसिटल का हाइड्रोलिसिस कर रहा है, एसिटल का मतलब 2 OR ग्रुप अटैच है, इसका हाइड्रोलिसिस कर रहा है, तो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको CO बॉन्ड को ब्रेक करना होता है, जो पोलर सी आर, अभी हम लोग यही सभी O बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है, CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और कार्बन के साथ OH ले जा रहे हैं और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ H ले जा रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। स्क्रीन लैग हो रहा है क्या? कार्बन के साथ OH, ऑक्सीजन के साथ H ले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे 2 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, दोनों को ब्रेक कर देना है, यहाँ से दोनों को ब्रेक कर देना है, ऑक्सीजन के साथ H, कार्बन के साथ OH। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कार्बन से 2 OH आएंगे, तो इस तरह से बनेगा, इसको हम लोग जेम बोलते हैं। अगर एक कार्बन से 2 OH ग्रुप है तो इसको जेम डाइऑल बोलते हैं। और जेम डाइऑल क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो वहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, हम बताते हैं।
हेलो स्टूडेंट्स, वाइस आ रही है आप सबको? हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटल। एसिटल हमने ले लिया COCH3 OCH3। सपोज हमने ये एसिटल लिया, एसिटल ग्रुप लिया, और इस साइड भी ले लेते हैं CH3 यहाँ पे एक कार्बन से 2 OCH3 अटैच है, तो ये आपका एक एसिटल है। और इस एसिटल का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट देखना है। यहाँ पे जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होंगे? ब्रेक हो जाएंगे। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, मोर इलेक्ट्रॉन के साथ H, लेस इलेक्ट्रॉन के साथ OH, ऐसे ब्रेक होगा। OH जाए तो OH प्लस 2 मोल्स ऑफ CH2। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब ये जो होता है, अगर एक ही कार्बन से 2 OH ग्रुप अटैच है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग जेम डाइऑल बोलते हैं। ठीक है, इसका जो कॉमन क्लासिफिकेशन है, इस टाइप के कंपाउंड्स को जेम डाइऑल बोलते हैं। अगर एक ही कार्बन से 2 OH अटैच है तो इसको जेम डाइऑल, और जेम डाइऑल होते हैं अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। ठीक है, अगर कहीं भी एक कार्बन से 2 OH अटैच है तो हाईली अनस्टेबल होता है। दिस इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। तो यहाँ से क्या होता है, ये अनस्टेबल है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या आएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव जाता है। एक कार्बन, एक OH और एक H, एक कार्बन से OH, दूसरे कार्बन से H, ऐसे रिमूव जाते हैं। ये क्या बन जाएगा फाइनली? CH3 C डबल बॉन्ड। इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड हो जाएगा। आपको मिल जाएगा एसीटोन प्लस 2 मोल्स ऑफ मिथेनॉल मिल जाएगा, अगर आप इस एसिटल का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो। इज इट क्लियर? तो पहले एसिटल का हाइड्रोलिसिस किया तो 2 मोल अल्कोहल मिल गया और 1 मोल जेम डाइऑल मिल गया। जेम डाइऑल अनस्टेबल है, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, एसीटोन मिल गया प्लस 2 मोल्स ऑफ मिथेनॉल मिल गया। क्लियर है? बताइए, बात समझ में आ रहा है? हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटल इज क्लियर। जेम डाइऑल्स आर सर ये अनस्टेबल। जेम डायोल अनस्टेबल क्यों है? जेम डाइऑल्स अनस्टेबल, दिस इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। अगर एक ही कार्बन से 2 OH अटैच होते हैं ना, तो ये अनस्टेबल होता है। दिस इज फैक्ट। ओके, दिस इज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। एक ही कार्बन से 2 OH अटैच है तो इसको जेम डाइऑल बोलते हैं, वो अनस्टेबल होता है। तो एक कार्बन से OH, दूसरे से H, वाटर निकल जाता है, यहाँ पे एसीटोन मिल जाएगा प्लस 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल। सर स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स देख रहे थे तभी, मतलब सिस ट्रांस और फिर सबसे स्टेबल जेम ही बताया था। ये एल्कीन नहीं है, यहाँ पे कहाँ डबल बॉन्ड है, ये एल्कीन थोड़ी है। ये तो एक ही कार्बन से 2 OH अटैच है ना, एल्कीन थोड़ी है कि एक एल्कीन है, एक कार्बन से OH, दूसरे कार्बन से OH अटैच, ऐसा थोड़ी है। ये एल्कीन नहीं है ना। यहाँ पे कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको? नहीं सर, सॉरी। वो आपका डिफरेंट कंपाउंड है, यू आर मिक्सिंग बोथ द कॉन्सेप्ट्स। वहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, दिस इज अ डिफरेंट कंपाउंड, दैट वाज डिफरेंट कंपाउंड। ओके फाइन। समझा सर। यस। इसमें हम लोग कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज मान लिया इस टाइप का कंपाउंड है, ऐसे क्वेश्चन आपको ये एक्सरसाइज में मिलेंगे आपको। ये आपका कंपाउंड है और इसका हाइड्रोलिसिस कर रहा है। इसका हाइड्रोलिसिस करने पे आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? इसका कंपाउंड इस तरह से। ठीक है, ये आपका कंपाउंड, और आपसे बोलेगा कि इसका हाइड्रोलिसिस करना है एंड आपको प्रोडक्ट बताना है, क्या प्रोडक्ट है। तो क्या करेंगे आप? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड आपको ब्रेक करना है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करना है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ OH, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ OH। यहाँ पे ये बन जाएगा OH प्लस 2 मोल्स ऑफ CH। यहाँ तक बात समझ में आ रही है नहीं? बताइए मुझे, ये कौन सा कंपाउंड है? इसको एसिटल बोलेंगे? एसिटल है ये, कि इस यहाँ पे एक कार्बन से 2 OR ग्रुप अटैच, तो इसको एसिटल बोलेंगे। तो इस एसिटल का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक ये कंपाउंड में प्लस। क्या ये स्टेबल होगा?
इस कंपाउंड के अंदर एक कार्बन से 2 OH ग्रुप है, तो ये स्टेबल नहीं है, जेम डाइऑल है। और जेम डाई जो अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं उसको केमिस्ट्री में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? कोई इंटरमीडिएट वगैरह होता है या कोई अनस्टेबल कंपाउंड होता है उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन केमिस्ट्री। एनीथिंग इज अनस्टेबल तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। बात समझ में आ रहा है? यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, एक कार्बन से OH, दूसरे से H। यहाँ पे क्या मिलेगा फाइनली, व्हाट यू विल गेट, साइक्लोहेक्सेनोन प्लस 2 मोल्स ऑफ मिथेनॉल मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। इज इट क्लियर अप टू हियर? सपोज एक हमने साइक्लिक ईथर लिया है THF, इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरन बोलते हैं। तो ये जो रिंग होता है, ये जो कंपाउंड, इसको फ्यूरन बोलते हैं कॉमन नेम में। आपने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ा होगा, अगर एक 5 मेंबर रिंग है उसमें 2 डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन, तो उसको फ्यूरन बोलते हैं केमिस्ट्री में कॉमन नेम में। और अगर यहाँ पे तीनों ही जगह पे अगर इसका रिडक्शन कर दिया, हाइड्रोजन आ जाए, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। एक सॉल्वेंट होता है, बहुत ही पॉपुलर सॉल्वेंट होता है THF। THF इज ए वेरी पॉपुलर। और ये किस टाइप का सॉल्वेंट है बता सकते हैं आप? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट THF, ये THF का फॉर्मूला है, ठीक। अगर THF का हाइड्रोलिसिस करें तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, कैन यू टेल मी? अगर THF का हाइड्रोलिसिस करें तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तो हाइड्रोलिसिस में क्या करना होता है आपको, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करना होता है किसी साइड से, यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट। ब्रेक कर लीजिए, मोर इलेक्ट्रॉन के साथ H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ OH। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको बताइए, प्रोडक्ट क्या मिलेगा अगर THF का हाइड्रोलिसिस करेंगे? व्हाट प्रोडक्ट यू विल गेट? रिंग तो ओपन हो जाएगा ना, रिंग क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, 1 2 3 4, तो ब्यूटेन 1,4 डाइऑल मिलेगा आपको। इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? रिंग क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा ना हाइड्रोलिसिस करने के बाद, और रिंग ओपन हो जाएगा और यू विल गेट ब्यूटेन 1,4 डाइऑल। क्लियर है? तो हाइड्रोलिसिस बहुत ही सिंपल है। हाइड्रोलिसिस में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड आप सर्च करो, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को आप देखो कंपाउंड में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कहाँ पे है, या फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे है, और उसको क्या करो, 2 पार्ट में डिवाइड कर दो आप। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ H अटैच कर देना, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ OH चिपका देना। जो आपका मिलेगा वही प्रोडक्ट होगा। बस यही तो कर रहे हैं ना। बात समझ में आ रहा है? इज इट डिफिकल्ट? जहां भी CO बॉन्ड या CX बॉन्ड दिखे उसको आपको ब्रेक कर देना, 2 पार्ट। बात समझ में आ गया नहीं? अगर इसका मैकेनिज्म देखना है आपको, देखिए मैकेनिज्म कैसे होगा। सबसे पहले हाइड्रोलिसिस हम लोग H+ यूज कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, प्रोटोनेट होगा। प्रोटोनेट होने के बाद जब ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो गया, सेकंड स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता नहीं, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर जाएंगे, तो ये बनेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, रिंग ओपन हो गया, 1 2 3 4, 4 कार्बन, यहाँ तक ये समझ में आ रहा है आपको? मैकेनिज्म बता रहा हूँ, मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। तो ये रिएक्शन कैसे हुआ देखिए। सबसे पहले ये रिंग प्रोटोनेट हो गया, रिंग का ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, रिंग ओपन हो गया। देन जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, वहां पे वाटर, क्योंकि हाइड्रोलिसिस हमने वाटर लिया था, वाटर क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, वाटर अटैक करेगा तो ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो जाएगा, यहाँ से H+ निकल जाएगा, यू विल गेट ब्यूटेन 1,4 डाइऑल। समझ में आ गया आपको? तो THF का हाइड्रोलिसिस कैसे हुआ देख लीजिए आप मैकेनिज्म। ऐसे ही होता है हाइड्रोलिसिस, और उसको हमने सिंपल तरीके से आपको बताया, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक कर दिया। सर इससे H2O निकल नहीं जाता क्या? कहाँ से H2 निकलता है? मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस में H2O वगैरह निकल जाता है, तो इससे वैसे निकलता नहीं होता सर? नहीं, यहाँ पे कैटलिस्ट नहीं है ना, H2O इसमें पार्टिसिपेट कर जाता है, बिकॉज ये H2O इज नॉट कैटलिस्ट। अगर H2O कैटलिस्ट होता है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करता, यहाँ पे H2O कैटलिस्ट नहीं है।
H2O यहाँ पे हमने क्या लिया है, H2O को रिएजेंट की तरह लिया है, तो H2O जरूर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा। ठीक है, समझ में आगे बात। यहाँ पे H2O कैटलिस्ट नहीं, यहाँ पे H प्लस कैटलिस्ट है। देखो H प्लस, यहाँ पे H प्लस निकल चुका है। देखो जैसे हमने H प्लस पहले स्टेप में H प्लस ऐड किया, और दूसरे स्टेप में देखो लास्ट वाले स्टेप में H प्लस निकल गया। तो यहाँ पे कैटलिस्ट क्या है, यहाँ पे कैटलिस्ट क्या है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या है, H प्लस है। तो जैसे ऐड किया था वैसे फाइनली निकल गया, मतलब वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, वाटर। तो यहाँ पे वाटर रिएजेंट है। बात समझ में आ गया क्या। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में वाटर रिएजेंट की तरह बिहेव करता है। यस सर। और एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको बोला राइट प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपका E1 रिएक्शन, मतलब E1 ये आपका क्वेश्चन नंबर है। इसका हाइड्रोलिसिस करना है। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, कैन यू ड्रॉ द प्रोडक्ट, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपाउंड। क्या करना है, इधर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड दिख रहा है कहीं पे, किसी भी साइड से ब्रेक कर लो आप कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। सपोज यहाँ से ब्रेक कर लिया हमने और एक इधर से ब्रेक कर लिया। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन और कार्बन के साथ OH लगाना होता है। बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये बनेगा, बात समझ में आ रही है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है ना। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो सेंट्रल कार्बन है, सेंट्रल कार्बन से दो OH हो रहा है ना। ये जो आपका सेंट्रल कार्बन है इससे दो OH हो रहा है, क्या ये स्टेबल होगा, नहीं। जेमडाइल, जेमडाइल का मतलब एक कार्बन से OH, दूसरे से H निकल जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में वाटर निकाल दो। वाटर निकालने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, इधर CHO मिल जाएगा। इधर CHO मिल गया, इधर से 1 2 3 OH, 1 2 3 OH, आफ्टर 3 कार्बन यू गेट OH। तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको, बताना होगा। IUPAC नेम आप देख लो ना, इसमें IUPAC नेम क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट कर दो 1 2 3 4 5। ठीक है, स्टार्ट कर दो। इसको क्या बोल दो आप, 1 2 3 प्रोपाइल, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल। हाइड्रोक्सी प्रोपाइल प्रीफिक्स चला जाएगा और नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। 5 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 5 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, और इसको प्रीफिक्स में लगा देना। आगे समझ में क्लियर है क्या। यस सर। तो इधर बताइए, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस E6 बताइए, what is the product of hydrolysis of this reaction, can you tell me what is the product of this hydrolysis of this reaction। एमाइड है, तो एमाइड यहाँ पे कौन सा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है बताइए, which functional group is present in this compound, which functional group is present in this compound। एमाइड है ना, तो एमाइड का जो CON लिंकेज है वो ब्रेक हो जाएगा। ऐसा ब्रेक होगा, CON लिंकेज, कार्बन के साथ OH, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन के साथ H है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, एमाइड लिंकेज ब्रेक होगा।
एमाइड जो लिंकेज है सी एन बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन के साथ OH, नाइट्रोजन के साथ H। बताइए क्या मिलेगा प्रोडक्ट? आप तो बता सकते हैं ना। 4 नाइट्रो एनिलीन प्लस एसिटिक एसिड, 4 नाइट्रो एनिलीन प्लस एसिटिक एसिड, isn't it? Is it clear or not? देखो आपका एक्सरसाइज वाला पार्ट भी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। अभी से एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कर ले रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। E7 बताएंगे क्या आप? E7 अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट दिया है, रिएक्टेंट पूछा है आपने। E7 में आपको रिएक्टेंट पूछा है, रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, रिएक्टेंट का फॉर्मूला बताया, स्ट्रक्चर पूछा है। सो दैट मीन्स विच रिएक्टेंट ऑन हाइड्रोलिसिस विल गिव एसिटल्डिहाइड प्लस इथेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन, प्रोडक्ट दिया है, रिएक्टेंट बताना है, रिएक्टेंट का फॉर्मूला भी दिया हुआ है, सिर्फ स्ट्रक्चर बताना है रिएक्टेंट का। अब हमें पता है एक फॉर्मूले से बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं, इनमें से कौन सा कंपाउंड होगा? कैन यू सॉल्व E7 क्वेश्चन? Which reactant on hydrolysis gives acetaldehyde plus ethanol? Acetaldehyde plus methanol. बताइए। बताइए which reactant on hydrolysis will give acetaldehyde plus ethanol? हो गया क्या? एनीवन? हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है क्या आप सभी को? वॉइस आ रहा है क्या? एनीवन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन? हाँ, ये क्या है? विनाइल ईथर। विनाइल ईथर नहीं हो सकता ये। CH3 CH डबल बॉन्ड OH, CH3OH। अगर इस कंपाउंड का आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? इस साइड से H और इस साइड से OH। बात समझ में आ रहा है? तो ये बन जाएगा, इस साइड से तो मिथेनॉल मिल गया, ये तो समझ में आ रहा होगा। और इस साइड से क्या मिलेगा? CH2 डबल बॉन्ड CHOH मिलेगा, और इनॉल का बाद में क्या हो जाता है? टॉटोमराइजेशन हो जाता है, CH3CH2 बन जाता है। बात समझ में आया? यही रिएक्टेंट होगा आपका। और इस टाइप के रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं बताइए? कॉमन नेमिंग में क्या बोलते हैं इस टाइप के रिएक्टेंट? विनाइल ईथर बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला चेक करो, क्या फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है? ये फॉर्मूला इज करेक्ट, C3H6O है क्या? समझ में आ गया क्या क्वेश्चन? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
E2 क्वेश्चन, यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है, आप यहाँ पे सेलेक्ट करना है which option is correct. So the acid catalyte hydrolysis product in the following reaction P plus Q. What is P and Q? 4 options are given. बताइए क्या करना है आपको, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करना है बस, ऑक्सीजन के साथ H, कार्बन के साथ OH मिलाना, दैट्स इट. So search here where is carbon oxygen bond, just break that. Which product you will get? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर क्या होगा? ये साइड से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, ये साइड से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं. H OH H OH, इधर से ब्रेक कर देते हैं तो ज़्यादा इजी है. आप किसी भी साइड से ब्रेक करेंगे सेम मिलेगा आपको. H OH H OH. तो यहाँ पे जो साइड प्रोडक्ट मिलेगा, साइड में क्या मिलेगा आपको? इनॉल. इस साइड से भी इनॉल मिलेगा. मुझे बताना यहाँ तक समझ में आ रहा है या नहीं, यहाँ तक समझ में आ रहा है या नहीं बताइए मुझे. इसमें क्या कर रहे हैं, आपको सिर्फ कट मारना है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड से कट मारना है आपको, वो भी नहीं कर पा रहे हैं आप. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इधर एक कार्बन से 2 OH अटैच है, क्या ये स्टेबल है? इसको क्या बोलते हैं, जेम डाइऑल. जेम डाइऑल अनस्टेबल होता है. तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे क्या हो जाएगा, एक कार्बन से OH, दूसरे कार्बन से H, वाटर निकल जाएगा, नीचे से भी वाटर निकलेगा. एक ऊपर वाले कार्बन से वाटर 1 मोल वाटर निकल जाएगा, नीचे वाले कार्बन से 1 मोल वाटर निकल जाएगा. तो ये क्या बन जाएगा फाइनली, CHO, जिसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सल. CHO को हम लोग कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सल. और इसको क्या बोलते हैं हम लोग कॉमन नेम में, पता है आपको क्या बोलते हैं इसको कॉमन नेम में? एथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं. इथेन 1,2 डाइऑल को एथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं. सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, 2 मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल एंड 1 मोल ऑफ ग्लाइऑक्सल. इज इट क्लियर? So you'll get 2 moles of ethylene glycol and 1 mole of glyoxal. So which option is correct? C option is correct. बात समझ में आ गया क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको. E3. E3 में एक आपको कंपाउंड है, इसका हाइड्रोलिसिस बताना है. 4 ऑप्शंस आर गिवन. बताइए कैसे ब्रेक करेंगे आप. कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक कर दिया, फिर H और यहाँ पे OH, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड OH प्लस ETOH. और ये क्या है, ये इनॉल हो रहा है. और इनॉल क्या होता है, क्योंकि हमने एसिडिक मीडियम ऑलरेडी यूज किया है, तो इनॉल फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिडिक मीडियम में, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट. डी ऑप्शन इज करेक्ट. बात समझ में आ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे आप. ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस.
लास्ट हमारा एक पार्ट बचा हुआ हाइड्रोलिसिस ऑफ इपॉक्साइड। अगर इपॉक्साइड का हाइड्रोलिसिस करें तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? इपॉक्साइड का अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं बताइए, अगर आप इपॉक्साइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? व्हाट आर इपॉक्साइड्स? व्हाट आर इपॉक्साइड्स? बताया एक बार में। साइक्लिक ईथर को इपॉक्साइड बोलते हैं। साइक्लिक ईथर को इपॉक्साइड बोलते हैं। अगर साइक्लिक ईथर का हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? मान लीजिए कोई साइक्लिक ईथर है आपका, इसका हाइड्रोलिसिस करें तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, ऑक्सीजन के साथ H और कार्बन के साथ OH, तो क्या बन जाएगा आपका? इथिलीन ग्लाइकॉल बन जाएगा। दैट मीन्स यू विल गेट डाइऑल। विल गेट डाइऑल। बात समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ गया आपको? तो हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। एडवांस के लिए हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एंड नाइट्राइल, ये आपको याद रखना है एडवांस के लिए, मैकेनिज्म के लिए। ओके, क्लियर? तो सेक्शन ई जो है हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट, इसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, मैंने आपको बता दिया एस्टर लिंकेज ब्रेक हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ एनाइट्राइड, 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक मिलेगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड हैलाइड, 1 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक, 1 मोल ऑफ HCl। हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड हैलाइड में कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, 1 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक, 1 मोल ऑफ अमोनिया। हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड में 1 मोल ऑफ साइनाइड 3 मोल्स ऑफ वाटर से रिएक्ट करता है। और साइनाइड का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है ये, CN का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो COOH में कन्वर्ट हो जाता है। CN का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चीज नाइट्राइल। नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये भी कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा, प्लस एमाइन बन जाएगा। आई माइन का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका एल्डिहाइड प्लस अमोनिया बनेगा। अगर ईथर का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 मोल्स ऑफ एल्कोहल मिलेगा। विनाइल ईथर का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आफ्टर टॉटमराइजेशन यू विल गेट एल्डिहाइड एंड अल्कोहल। फिनाइल ईथर का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिनॉल प्लस अल्कोहल मिलेगा। अगर आप एसिटल का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको एल्डिहाइड या कीटोन मिल सकता है। इपॉक्साइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो डाइऑल मिलेगा। इन सभी में सिंपल सी बात है, कार्बन ऑक्सीजन को ब्रेक करना है, दैट्स इट। या फिर कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ OH। तो क्या आप सेक्शन ई कर सकते हैं आज के लिए? होमवर्क होमवर्क कंप्लीट सेक्शन ई। क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए जो आपकी सीट के ही क्वेश्चन है। जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो अभी क्लास में ही मैंने डिस्कस कर लिए, जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो आपके थोड़ा टिपिकल थे, वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया। तो अब आप सेक्शन ई कंप्लीट कर सकते हैं। सेक्शन ई ऑफ एक्सरसाइज 1, 2, 3, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3। ठीक है, एक्सरसाइज 1, 2, 3 में, एक्सरसाइज 2 एंड 3 में तो सेक्शन दिया नहीं हुआ है, तो आप हाइड्रोलिसिस में भी क्वेश्चन है, सब आप कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ, अब हम लोग रिडक्शन में कहाँ तक कर लिया था हमने? क्या एक दो क्वेश्चन और हाइड्रोलिसिस का करें या फिर आगे कंटिन्यू करें? बताइए। आई थिंक हमने सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कर चुके हैं हाइड्रोलिसिस में। So should I continue to reduction or you want to solve more problems on hydrolysis? बताइए। हेलो स्टूडेंट, वॉइस आ रहा है क्या? अच्छा, तो एक मिनट में
ताकि वो प्रॉब्लम्स कुछ कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ और प्रॉब्लम्स करने हैं तो आप कर सकते हैं। ओके ठीक है, E3 करते हैं हम लोग। E3 एंड E2 सॉल्व करते हैं, ठीक है। E2 एंड E3 सॉल्व करते हैं। E3 एंड E2 सॉल्व करके बताइए। राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। CH3CN का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, बताइए। CN का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो COOH बनता है, तो क्या मिलेगा आपको, एसिटिक एसिड मिलेगा। प्लस इस साइड से क्या मिलेगा, अमोनिया मिलेगा। और कितने मोल्स वाटर के यूज होंगे अगर आपसे पूछा जाए, इन केस अगर आपसे पूछ लिया कि 1 मोल CN के लिए कितने मोल्स वाटर यूज होंगे, आप बोलेंगे 3। बी वाले में बताइए क्या प्रोडक्ट मिलेगा। बी वाले में अगर नाइट्राइल लिया है, इसको क्या बोलते हैं, मीथेन आइसोसाइनाइड, ठीक है। इसको मिथाइल आइसोसाइनाइड बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड का अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, क्या प्रोडक्ट मिलेगा बताइए। CH3N ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये ब्रेक हो जाएगा। और मैंने आपको बताया जो कार्बन वाला पार्ट है वो कार्बोक्सिलिक में जाता है, नाइट्रोजन वाला पार्ट एमाइन में जाता है, ये वाला पार्ट एमाइन में जाता है, और कार्बन वाला पार्ट कार्बोक्सिलिक में जाता है। थोड़ा सा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। तो क्या बन जाएगा, CH3NH2 मिल जाएगा, प्लस H, एक 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनेगा, SCOH बनेगा, फॉर्मिक एसिड। बात समझ में आ गया या नहीं, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट देखिए। E3 में आपको पूछा है कि विच रिएक्टेंट विल गिव ऑन हाइड्रोलिसिस विल गिव एसिटिक एसिड प्लस HCl, बताइए। Which reactant on hydrolysis will give acetic acid plus HCl? नहीं, CH3CCl नहीं होगा। हाँ, ये एसिड हैलाइड होगा, या फिर रिएक्टेंट क्या होगा, एसिड हैलाइड होगा, CH3COCl। अगर इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करें तो यही मिलेगा ना, इधर से H और इधर से OH, तो CH3COH प्लस HCl। बात समझ में आ गया। तो रिएक्टेंट क्या होगा, इथेनॉइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं इथेनॉइल क्लोराइड, एसिड हैलाइड है ये, इथेनॉइल क्लोराइड। रिएक्टेंट विल बी इथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, देखो आपको बस इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। आप रेजो सर ऐप पे जाना और आप डाउनलोड करना एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में हाइड्रोलिसिस के सारे क्वेश्चन आप कर लेना आज, ठीक है। आप सभी क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। बात समझ में आ रहा है क्या। हाँ सर। तो प्रीवियस क्लास में हमने रिडक्शन कहाँ तक कर लिया था, रिडक्शन वाला पार्ट, हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। रिडक्शन वाले पार्ट में हमने डाइबल तक कर लिया था, मैंने आपको बोला था रिवाइज भी करना है। नेक्स्ट हम लोग मिसलेनियस रिडक्शन देखेंगे। मिसलेनियस रिडक्शन में जो रिएजेंट है रेड फॉस्फोरस प्लस HI, रेड फॉस्फोरस प्लस HI अगर आपको रिएजेंट दिया तो इसका वर्क क्या है, इट इज यूज टू प्रिपेयर एल्केन फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड एल्कोहल्स।
अगर कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड या अल्कोहल दिखे तो उसको एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, रेड फास्फोरस प्लस एच आई। बात समझ में आ रहा है? रेड फास्फोरस प्लस एच आई का काम क्या है, ये सभी जो रिएजेंट्स हैं इनका वर्क क्या होता है ये आपको मेमोराइज करना होगा। ठीक है, मेमोराइज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया तो आप बीच में लैब में थोड़ी जाएंगे कि अभी लैब में होके आता हूँ और लैब में मैं एक्सपेरिमेंट करके आता हूँ फिर इसके बाद लिखूंगा, ऐसा तो कर नहीं सकते। इसका मतलब क्या है कि जो रिएजेंट है उनका वर्क क्या है ये आपको मेमोराइज करना होगा। ठीक है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो रेड फास्फोरस और एच आई का वर्क क्या होगा, कार्बोनाइल कंपाउंड वो एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, या फिर अगर कोई अल्कोहल है तो उसको एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मान लिया अगर आपका आर सी ओ आ रहा है, रेड फास्फोरस एच आई हीट किया तो आर सी ओ को सी एच टू कन्वर्ट कर देगा, एल्केन बन जाएगा। वास्तव में जैसे एसीटोन का अगर हमने रेड फास्फोरस एच आई के साथ हीट किया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताइए, एसीटोन। एसीटोन का अगर रेड फास्फोरस एच आई के साथ रिएक्शन किया तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको, बाय सीइंग दिस फर्स्ट रिएक्शन विल गेट व्हाट प्रोडक्ट, एसीटोन रिएक्ट्स विथ रेड फास्फोरस प्लस एच आई, क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको बताइए, प्रोपेन। क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको, प्रोपेन। एसीटोन तो यही होता है ना, CH3CO, CH3 को ही तो एसीटोन बोलते हैं। और इसका रेड फास्फोरस एच आई के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये एल्केन बना देगा, तो CO ग्रुप है इसको CH2 में कन्वर्ट करेंगे, विल गेट फाइनली एल्केन, प्रोपेन बन जाएगा, 3 कार्बन का एल्केन प्रोपेन बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर आपने CH3CH एसिटल डिहाइड लिया और इसका रेड फास्फोरस एच आई किया तो 2 कार्बन का एल्केन बन जाएगा, 2 कार्बन के एल्केन को क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। अगर आपको 1 डिग्री अल्कोहल है जिसका रिएक्शन रेड फास्फोरस एच आई से करे तो अल्कोहल को भी एल्केन बना देता है, तो यहाँ पे जो आपका RCH3 बन जाएगा। अगर आपका 2 डिग्री अल्कोहल है तो 2 डिग्री अल्कोहल को भी एल्केन बना देता है। तो रेड फास्फोरस कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड CO या COH ग्रुप को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं एमपीवी रिडक्शन। एमपीवी रिडक्शन, एमपीवी का फुल फॉर्म है मीरवेन पेंड्रॉफ वेरले रिडक्शन, राइट। तो एमपीवी रिडक्शन में क्या होता है, जो रिएजेंट यूज करते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड यूज करते हैं, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्लस एल्यूमिनियम आइसोप्रोपाइल, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है इसलिए होल साइड से रखी है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। दिस इज हाईली सेलेक्टिव। हाईली सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है, अगर किसी कंपाउंड में सपोज 5 फंक्शनल ग्रुप है तो ये सभी 5 को रेड्यूस नहीं करेगा, उन 5 में से किसी एक को रेड्यूस या किसी 2 को रेड्यूस करेगा। ऐसे रिएजेंट जो होते हैं काफी काम के होते हैं, जो हाईली सेलेक्टिव होते हैं, जो सभी को अगर रेड्यूस कर देंगे, सभी को ऑक्सीडाइज कर देंगे तो फिर उसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है। जैसे सेलेक्टिव, जो किसी एक सेलेक्टिव फंक्शनल ग्रुप पे ही अटैक करे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये हाईली सेलेक्टिव फंक्शनल ग्रुप होता है, ये ओनली कीटोन्स को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड को रिड्यूस नहीं करता। इट इज यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ कीटोन्स टू एल्कोहल, कीटोन्स को एल्कोहल में कन्वर्ट करता है, और वो भी सेकेंडरी एल्कोहल्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि कीटोन के दोनों साइड आर होते हैं तो आप समझ सकते हो जो भी एल्कोहल बनेगा वो सेकेंडरी ही बनेगा। बात समझ में आ रहा है या नहीं? तो मतलब इसमें सिंपली क्या किया, पाई बॉन्ड हटा के 2 H लगा दिया एमपीवी रिडक्शन में। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? एमपीवी रिडक्शन, तो आप रिएजेंट से ही मेमोराइज कर सकते हैं कि रिएजेंट कैसा है इसका, 2 डिग्री अल्कोहल है तो प्रोडक्ट भी 2 डिग्री अल्कोहल ही बनता है, जस्ट फॉर मेमोराइजेशन, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड सेइंग। ओके, बात समझ में आ रहा है? तो एमपीवी रिडक्शन में जो रिएजेंट होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्लस एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड होता है, इसका यूज क्या है, ये किसी भी कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। कीटोन को क्या करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। बात समझ में आ रही है नहीं? और ये जो आपका क्या है, जो आपने रिएजेंट लिया था वो ऑक्सीडाइज जाएगा, मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन है, एक रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब जो रिएक्टेंट था वो तो रेड्यूस हो गया और जो रिएजेंट था वो ऑक्सीडाइज हो गया। सी रिएजेंट क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, रिएजेंट से 2 H निकल चुके हैं, रिएजेंट ऑक्सीडाइज हो गया, रिएक्टेंट रेड्यूस हो गया। तो ये बात समझ में आ रहा है? इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें एक स्पीसीज रेड्यूस होता है दूसरा स्पीसीज ऑक्सीडाइज होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रही है आप सभी को? एमपीवी रिडक्शन क्या हो रहा है,
इसमें रिएक्टेंट रेड्यूस हो रहा है और प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, ध्यान देना, जब कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो एल्कोहल बन जाता है। ठीक है? जैसे यहाँ पे मैंने ये लिया, इसमें क्या है, एक कीटोन लिया जिसके दोनों साइड साइक्लोहेक्साइल ग्रुप्स है और इसका एमपीवी रिडक्शन किया है, आइसोप्रोपेनॉल प्लस एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड के साथ रिएक्शन किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका रिएक्टेंट है वो रेड्यूस हो जाएगा और जो रिएजेंट है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। बात समझ में आ रहा है? ये कौन सी रिएक्शन है बताना मुझे, कौन सी रिएक्शन? अगर रिएक्टेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो रिएक्टेंट का रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही तो हुआ है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, 2 H लग गए। तो रिएक्टेंट के पर्सपेक्टिव से बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे दिस इज ए रिडक्शन रिएक्शन। और अगर ओवरऑल रिएक्शन कैसा है तो आप बोलेंगे इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें एक स्पीसीज रिड्यूस हो रहा है, दूसरा स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो एमपीवी रिडक्शन समझ में आ गया आप सभी को? ओके, नेक्स्ट इज वुल्फ किस्नर रिडक्शन। वुल्फ किस्नर के बारे में हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था। इसमें रिएजेंट क्या यूज करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन, NH2 को हाइड्रोजन बोलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो जो सॉल्वेंट यूज करते हैं, हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट यूज करते हैं, इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी हाई होता है, इसको हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट की कैटेगरी में लेते हैं। तो वुल्फ किस्नर रिडक्शन में रिएजेंट होता है हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेस एंड सॉल्वेंट यूज करते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। इसका वर्क क्या होता है, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। मैंने आपको पहले ही बताया था, CO ग्रुप को ये CH2 बना देता है। CO ग्रुप को क्या बना देता है, CH2 बना देता है। जैसे एक एग्जांपल ले अगर RCHO है और इसका N2H4 NH2 को शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग इस तरह से, और बेस ऐड किया और एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ हीट किया तो ये जो CO ग्रुप है वो CH2 बन जाएगा, RCH2 बन जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, मिलिया एसिटल डिहाइड है और एसिटल डिहाइड का हमने वुल्फ किस्नर रिडक्शन किया है। NH2 इन प्लेस ऑफ बेस एंड इसको हीट कर रहे हैं एंड सॉल्वेंट लिया एथिलीन ग्लाइकॉल। बताइए क्या प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए, इथेन बन जाएगा, राइट, CH3 बन जाएगा। या फिर अगर साइक्लोहेक्सेनोन लिया है और साइक्लोहेक्सेनोन का उल्फ किस्नर रिडक्शन किया है तो बताइए क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, इसमें एक और रिएजेंट था जो CH2 ग्रुप को CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर देता है, डू यू रिमेंबर दैट? एक और रिएजेंट ऐसा ही है जो CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करता है, क्लीमेंसन्स रिडक्शन। और वहां पे रिएजेंट कौन सा यूज करते थे क्लीमेंसन्स रिडक्शन में? क्लीमेंसन्स रिडक्शन में रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं, जिंक मरकरी एमलगम विथ कंसंट्रेटेड HCl। इसका भी काम क्या होता है, CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में अगर आपसे पूछा जाए डिफरेंस क्या है, तो एक बेसिक मीडियम में यूज किया जाता है, अभी जो हमने पढ़ा वो बेसिक मीडियम में रिएजेंट है। और वुल्फ किस्नर जो आपका क्लीमेंसन्स रिडक्शन था उसमें रिएजेंट जो था वो कौन से मीडियम में यूज कर रहे थे, रिएजेंट कौन सा मीडियम में यूज करते हैं, एसिडिक मीडियम था वहाँ पे एसिडिक मीडियम था, यहाँ पे बेसिक मीडियम है। ठीक है, तो फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस है, अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो वुल्फ किस्नर रिएजेंट में बेसिक मीडियम यूज किया था और क्लीमेंसन्स रिडक्शन में एसिडिक मीडियम यूज किया था। जो आपका प्रोडक्ट है दोनों में सेम बनता है। देखो, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, उसको हम समझते हैं। इसमें लिखा क्या हुआ है कि वुल्फ किस्नर रिडक्शन, पहले इसको पढ़ते हैं। वुल्फ किस्नर रिडक्शन इज अवॉइडेड टू यूज फॉर कंपाउंड्स व्हिच इज बेस सेंसिटिव। अगर किसी कंपाउंड में बेस सेंसिटिव ग्रुप है लाइक हेलोजन
या एसिड हैलाइड एस्टर एनहाइड्राइड है, तो हम लोग वुल्फ किस्नर रिडक्शन नहीं करते हैं। बात समझ में आ रहा है? अगर बेस सेंसिटिव है, मतलब क्योंकि हम लोग बेसिक मीडियम ले रहे हैं ना, तो अगर ऐसा कोई आपका कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर ऐसा कोई आपका फंक्शनल ग्रुप है बेस सेंसिटिव है, फिर उसको हम लोग यूज नहीं करते। अभी इसका एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसमें आपका हेलोजन दिया हुआ बेस सेंसिटिव ग्रुप में। और क्लेमेंसन्स रिडक्शन, आई थिंक इधर ही होगा कहीं पे क्लेमेंसन्स रिडक्शन। हाँ, इधर है आपका क्लेमेंसन्स रिडक्शन। क्लेमेंसन्स रिडक्शन का मैकेनिज्म भी दिया हुआ है, आप इसको आप सभी को मैंने थियरी शेयर कर दिया था केमिस्ट्री ग्रुप पे, आप वहां से मैकेनिज्म देख सकते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मैकेनिज्म यू कैन सी, ओके। ये लेंदी सा मैकेनिज्म है इसका, ठीक है। जैसे मैकेनिज्म नहीं पूछा था, डायरेक्ट प्रोडक्ट रिएक्टेंट रिएजेंट प्रोडक्ट, अगर मैकेनिज्म देखना चाहे यू कैन रिफर दिस। तो इसमें क्या है, क्लेमेंसन्स रिडक्शन इज अवॉइडेड फॉर द कंपाउंड व्हिच इज एसिड सेंसिटिव ग्रुप। अगर किसी कंपाउंड के अंदर एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, मतलब एसिड उसको हार्मफुल, एसिड उसको उसके साथ रिएक्ट कर सकता है तो अनडिजायर्ड प्रोडक्ट ना बने, तो एसिड सेंसिटिव ग्रुप है तो हम लोग क्लेमेंसन रिडक्शन नहीं करते हैं। एसिड सेंसिटिव ग्रुप में एल्कोहल आते हैं, एल्कीन एल्काइन ईथर आते हैं। मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन लेके मैं आपको समझाता हूँ। सपोज मान लिया आपका एक कंपाउंड है, सपोज आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ये जो रिएक्टेंट है इसको इसमें कन्वर्ट करना है, आप कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, क्लेमेंसन्स रिडक्शन या फिर वुल्फ किस्नर रिडक्शन करेंगे, बताइए। आप कौन सा रिडक्शन यहाँ पे प्रेफर करेंगे? इस पूरे रिएक्शन में क्या दिख रहा है आपको, चेंज कहाँ पे आ रहा है? सीओ ग्रुप क्या हो रहा है, CH2 में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो सीओ ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप दोनों ही यूज कर सकते हैं। आपने ऐसा सोचा हो कि दोनों यूज कर सकते हैं। वुल्फ किस्नर भी क्या करता है, COCH2 कर दे, क्लेमेंसन भी कर देता है, बट कौन सा, क्या दोनों में सेम, दोनों ही यूज कर सकते हैं हम लोग, या दोनों ही यूज कर सकते हैं? मान लिया आपने अगर क्लेमेंसन रिडक्शन कराया जिंक Hg कॉन्क HCl, तो Cl से तो रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब ये जिंक Hg कॉन्क HCl क्या करेगा, CO को CH2 में कन्वर्ट कर देगा और इस Cl को कोई इफेक्ट भी नहीं डालेगा, Cl Ig ही रहेगा। मतलब हमारा जिंक Hg कॉन्क HCl इज ए प्रॉपर चॉइस। बट अगर आपने हाइड्राजीन यूज किया है इन प्रेजेंस ऑफ, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेस यूज करते हैं KOH, ठीक है, और हीट किया है, तो आपको क्या हो जाएगा, ये CO को तो CH2 में कन्वर्ट ही करेगा, साथ में जो Cl था वहां पे सब्सटीट्यूशन कर देगा, Cl की जगह OH आ जाएगा, और हमारा हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट ये था। तो क्या इस रिएक्शन में वुल्फ किस्नर करना प्रॉपर तरीका है? क्या हम लोग यहाँ पे वुल्फ किस्नर रिडक्शन करा सकते हैं? नहीं करा सकते, क्योंकि हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट था वो हमें ये बनाना था। इसने तो CO को तो CH2 में कन्वर्ट किया, बट साथ में Cl पे भी अटैक कर दिया, Cl को OH में कन्वर्ट कर दिया, सो वी आर गेटिंग डिफरेंट प्रोडक्ट। सो दिस इज नॉट ए प्रॉपर मेथड। तो इस Cl को बोलते हैं एसिड सेंसिटिव ग्रुप, मतलब इस कंपाउंड के अंदर, सॉरी, बेस सेंसिटिव ग्रुप है। इस कंपाउंड के अंदर Cl जो होता है वो बेस का मतलब OH के साथ सब्सटीट्यूशन कर देता है, Cl की जगह OH आ जाता है। बेस सेंसिटिव ग्रुप है इसके अंदर, इस कंपाउंड के अंदर बेस सेंसिटिव ग्रुप है। तो बेस सेंसिटिव ग्रुप है, इसलिए हमने वुल्फ किस्नर रिडक्शन नहीं कर सकते हैं।
अगर ये Cl नहीं होता, अगर ये ग्रुप नहीं होता तो हम लोग कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते थे। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर ये जो आपका इधर लगा हुआ है ना CH2Cl, अगर ये नहीं होता तो हम लोग क्लीमेंसन्स भी रिडक्शन कर सकते थे या फिर वुल्फ किसनर कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि यहाँ पे Cl लगा हुआ है और एसिडिक मीडियम में तो Cl को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बेसिक मीडियम में Cl OH से रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर? अब मान लीजिए जैसे क्वेश्चन ऐसा है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए सपोज ऐसा क्वेश्चन है, इसका रिएक्शन किया हमने और यहाँ पे आपको बनाना है ये बनाना है आपको। तो आप कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ रिएजेंट है? यहाँ पे रिएजेंट क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, CO ग्रुप को CH2 ग्रुप में कन्वर्ट करना है, राइट? CO ग्रुप को CH2 ग्रुप में कन्वर्ट करना है। तो क्या यहाँ पे हमारे पास CO को CH2 में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। एक क्लीमेंसन्स रिडक्शन जो एसिडिक मीडियम में होता है, और दूसरा हमारे पास चॉइस क्या है, वुल्फ किस्नर रिडक्शन जो बेसिक मीडियम में होता है। आप कौन सा प्रेफर करेंगे, क्लीमेंसन्स रिडक्शन जो एसिडिक मीडियम में होता है या वुल्फ किस्नर रिडक्शन जो बेसिक मीडियम में होता है? यहाँ पे आप बेसिक मीडियम प्रेफर करेंगे, राइट? क्योंकि हमें OH को इफेक्ट करना है, OH को एज इट इज रखना है। OH को एज इट इज रखना है, तो जब बेस ऐड करेंगे तो OH से तो रिएक्ट नहीं करता है, तो OH एज इट इज रहेगा। मतलब हमें वुल्फ किस्नर रिडक्शन कराना चाहिए आपको, वुल्फ किस्नर रिडक्शन कराना चाहिए। वुल्फ किस्नर रिडक्शन आपका एक बेहतर चॉइस होगा। मतलब हमें क्या क्या वुल्फ किस्नर रिएजेंट में क्या यूज करना चाहिए, NH2 इन प्लेस ऑफ बेस एंड हीट विथ एल्किलीन ग्लाइकॉल। अगर आपने बाई मिस्टेक क्लीमेंसन कराया होता तो क्या प्रोडक्ट बनता? अगर आपने इसका क्लीमेंसन से रिडक्शन करा दिया होता, जिंक Hg कॉन्क HCl, तो कॉन्क HCl इज ए सोर्स ऑफ H+। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना वो प्रोटोनेट हो जाता है, होता है या नहीं? ऑक्सीजन क्या होता है, प्रोटोनेट हो जाता है, इजंट इट? और ऑक्सीजन प्रोटोनेट होके यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ से वाटर निकल जाता है। बात समझ में आ रही है नहीं? या फिर इसको ऐसा कर लेता हूँ, CH2OH कर देता हूँ, ठीक? आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कर देता हूँ, CH2OH कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाता है, एक बीच में CH2 है, CH2 यहाँ पे जाता है CH2+। उसके बाद क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl से H+ आ गया एंड देन Cl- यहाँ पे अटैक कर देते हैं, यहाँ पे ऐसा बन जाता है। ये तो CO तो CH2 में कन्वर्ट ही हो जाता है, नो डाउट, यहाँ भी कन्वर्ट होगा, बट यहाँ पे क्या कर दिया इसने, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया इसने, Cl आ गया। बात समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ, इसने OH को पहले प्रोटोनेट कर दिया, पैरोकेटाइन बन गया, बाद में Cl अटैक किया था, Cl आ। बट क्या हमें Cl लाना था यहाँ पे, क्या हमें यहाँ पे Cl लाना था? हमें Cl नहीं लाना था, हमें OH को एज इट इज रखना था। क्या ये बात समझ में आ गया? एसिड सेंसिटिव बेस सेंसिटिव का मतलब समझ में आ गया आपको? कौन सा बेस एसिडिक हाइड्रोजन, समझा नहीं मैं, क्या बोल रहे हो आप, एक बार अनम्यूट करके बताना। सर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है। कहाँ पे बोल रहे हैं आप, कौन से रिएजेंट के अंदर? सर जो बेसिक मीडियम में रिएक्शन करा रहे हैं, हाँ ओके, तो तब तब बेस एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके H2 नहीं बना हाँ सकते? ठीक है, बेस ने एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके H2O बना लिया, तो ये क्या हो गया, O- हो गया। वापस से
बेस, ऑल द बेसिस आर प्रिपेयर्ड इन वाटर, तो वाटर फिर से इसको H दे देगा अपना, क्योंकि हमेशा एनाइनिक जो होते हैं, एनाइंस होते हैं अनस्टेबल होते हैं, तो वो हमेशा न्यूट्रली बन के रहेगा। जैसे ही मान लो बेस ने H प्लस एक्सट्रैक्ट किया, वाटर बन गया, किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल में इसको H दे देगा अपना, फिर से ये वही बन जाएगा, OH बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? वो OH के फॉर्म में ही रहेगा, इसमें क्या दिक्कत है आपको बताइए? सर तो वुल्फ वाले में जरूरी है कि वाटर ही बेस हो या और कोई बेस ले सकते हैं, जैसे NaOH, KOH? नहीं नहीं, वाटर तो मैंने फिर बेस नहीं बोला, मैंने ये बोला कि बेसेस आर प्रिपेयर्ड इन वाटर, जहां भी वाटर बेस है वहां वाटर जरूर होगा, जहां एसिड है वहां वाटर जरूर होगा, वो अंडरस्टूड है, क्योंकि सर सभी तो बेस और एसिड वाटर में ही बनाए जाते हैं। सर तो H को रिप्लेस सॉल्वेंट करके होते हैं K या Na आना चाहिए ना फिर, क्योंकि उनका वहां पे, रिएक्टिविटी ज्यादा है। इधर। H प्लस जब, हाँ, मतलब यहाँ पे ऐसे बोल रहे हो क्या O माइनस कर दे और यहाँ पे K प्लस आ जाए? हाँ सर। हाँ ठीक है, ऐसा ही रहेगा वो, ठीक है, ऐसा ही रहेगा वो, आयनिक फॉर्म में रहेगा। ओके, बट इसमें क्या किया हमने, इसको क्या किया है, जैसे वाटर, अभी वाटर सॉल्वेंट वाटर भी है ना, तो वाटर इसको क्या कर देगा, H में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? तो उसमें ज्यादा उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये OH के फॉर्म में ही रहेगा, हमने ऐसा नहीं। मतलब यहाँ पे फाइनली क्या हुआ कि क्या OH यहाँ पे चेंज हो रहा है? OH तो ऐसा ही रहा है ना, यहाँ Cl की तरह तो नहीं बना ना, सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हुआ ना यहाँ पे, हाँ सर। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो आप O माइनस K प्लस लिखो या OH लिखो, दोनों ही करेक्ट है, बट सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा सुंदर। यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा यहाँ पे, OH के फॉर्म में रहेगा, O माइनस K प्लस के, वो था। ठीक है, सो वुल्फ किस्लर एंड हमने क्लीमेंसन्स रिडक्शन कर लिया, तो ऑल रिडक्शन रिएक्शन हमने कर लिया। अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर आते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास से हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं ऑक्सीडेशन के बारे में आपको पहले भी बताया था, मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो मान लिया आपका एल्कोहल है और एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, CH3CH2OH, ये आपका एल्कोहल है, इथेनॉल, और एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप बनेगा अगर एल्कोहल को ऑक्सीडेशन करेंगे? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें, पर माइल्ड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मान लीजिए, तो क्या बनेगा आपको बताइए? एल्कोहल को ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है? और वापस से ऑक्सीडेशन कर दिया अगर एक और स्टेप में, सेकंड स्टेप में एक और बार ऑक्सीडेशन कर दिया, एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन कर दिया, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप बनेगा? अगर एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करें तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ऑक्सीडेशन का एक और डेफिनेशन होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब जब हम लोग एल्कोहल का, एल्कोहल किसी भी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, अगर वापस से एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिल बन जाएगा। कार्बोक्सिल हाईली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, मतलब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन अगर आप करेंगे तो CO2 बनेगा, तो इसके बाद ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर कार्बन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? एल्कोहल को ऑक्सीडेशन करेंगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिल बनेगा। अब इसमें अगर आपके पास कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो दो स्टेप में ऑक्सीडेशन करेगा, पहले एल्कोहल से एल्डिहाइड जाएगा, फिर एल्डिहाइड से किस में जाएगा? कार्बोक्सिल में जाएगा। अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो डायरेक्ट एल्कोहल को कार्बोक्सिल में ले जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो डायरेक्ट एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में ले जाएगा, अगर माइल्ड है तो पहले एल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक बनेगा। अब इसमें सपोज मान लिया इस तरह से कर दिया आपने कि इसका जो रिवर्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे बताइए? इसका रिवर्स जो प्रोसेस है, अगर किसी रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, CH3CH2,
तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक इज कन्वर्टिंग इनटू एल्डिहाइड, इसको क्या बोलेंगे बोलो, रिडक्शन बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। और अगर एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे बताइए? एल्डिहाइड अगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो, ऊपर वाले रिएक्शन का रिवर्स है। एल्डिहाइड अगर अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2 हाइड्रोजन ऐड हुए हैं, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन बोलते हैं। तो ये भी क्या है, रिडक्शन, राइट। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिल बनता है। अगर रिवर्स जाए, कार्बोक्सिल का रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा। इतनी बात समझ में आ रहा है? इसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्कोहल है, और ब्रैकेट में ओ लिखा है, मतलब ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगी, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया कार्बोक्सिल। और एच, अगर ब्रैकेट में एच लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, एच का मतलब रिडक्शन, कार्बोक्सिल का रिडक्शन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का रिडक्शन। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड है और उसका ऑक्सीडेशन किया तो सीएल ऐड होना भी ऑक्सीडेशन बोला जाता है, क्योंकि सीएल ऐड होने से ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज आता है। तो मैंने आपको 11th क्लास में बताया था, ऑक्सीडेशन का मतलब ये भी होता है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज है तो उसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन के कई सारे डिफिनेशन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर Fe2+ से Fe3+ में आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे आप, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। decrease in oxidation state is called decrease in oxidation state is called reduction. Increase in oxidation state is called oxidation, and decrease in oxidation state is called reduction. तो यहाँ पे अगर कोई हेलोजन ऐड हो रहा है किसी एरोमेटिक कंपाउंड से तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो इसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में, अभी तो मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया ऑक्सीडेशन का, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके सर। तो आज आज क्या आपको होमवर्क क्या करना है, आज मैंने आपको क्या होमवर्क बताया, हाइड्रोलिसिस के जितने भी एक्सरसाइज 1 2 3 हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, आपको सारे क्वेश्चन हाइड्रोलिसिस वाले करने हैं, ठीक है। फर्स्ट होमवर्क ये हो गया। और सेकंड होमवर्क क्या दिया मैंने आपको, सेकंड होमवर्क क्या करना है आपको, इधर लिख देता हूँ मैं। फर्स्ट होमवर्क इज सॉल्व ऑल क्वेश्चंस ऑफ हाइड्रोलिसिस, दिस इज फर्स्ट। एंड सेकंड होमवर्क इज memorize use and work of all reducing agents। तो रिडक्शन वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। तो जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में नोट्स सेंड किया था, ये कंप्लीट नोट्स आपको मेमोराइज, लाइक इनमें जो रिएजेंट्स है, ठीक है, ये कंप्लीट नोट्स आपको स्टडी की। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास